पीछे वीडियो में हम लोग पीछे वाले वीडियो में देखा गया कि प्रकाश का परावर्तन, जिसमें मिरर के साथ हम लोग देखे। अब यहाँ पे हमको देखना है प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसको आपको देखना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित तो हो जाती है, अपने मार्ग से हट जाती है। इस घटना को ही हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे जो माध्यम होगा वो दो प्रकार का होगा, पहले उसको समझ लिया जाए। एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। तो सघन माध्यम और विरल माध्यम कैसे आप जानोगे कि कौन सघन है और कौन विरल है? एक आप ऐसे ही बड़े आसान तरीके से, आप जो भी आपको दिया जाए, कहा जाए कि इसको ले लीजिए, इसमें तो बताइए कि कौन सघन होगा और कौन विरल होगा। तो इसके लिए सबसे इजी वे आप माइंड में ये सोचना कि जिसमें तुम आसानी से चल सको वो विरल हो जाएगा, उसके सापेक्ष जिसमें चलने में तुमको कठिनाई होगी वो सघन होगा। या इसको ऐसे समझ लीजिए कि जिसमें पदार्थ के कण पास पास हो, ठीक है, और जिसमें कण बहुत दूर ऐसे भी हो, और जिसमें कण ऐसे हो, ऐसे हो, इस तरह से हो। करने के लिए ये गैस हो गया, ये मान लीजिए कि लिक्विड हो गया, और ये मान लीजिए कि सॉलिड है, ठोस। तो जब तक दो ही में हम कह सकते हैं कि ये सघन है और ये विरल है। जैसे गैस और जल को सपोज करिए दे दिया जाए, तो कौन सा इसमें सघन होगा और कौन सा विरल होगा? तो इसमें पदार्थ के कण दूर दूर है और इसमें पास पास है। तो जिसमें दूर दूर होंगे वो क्या हो जाएगा? विरल हो जाएगा, और जिसमें पास पास हो जाएंगे वो सघन होगा। यानी इस केस में, इन दोनों के केस में क्या हुआ? गैस जो है विरल है माध्यम, और जल जो होगा सघन, रेयर और डेंसर। वहीं पे बच्चों अगर द्रव और ठोस को ले लिया जाए, इसको ले लिया जाए, तो क्या होगा? इसके कण बहुत ही पास पास हैं और इसके कण इसके सापेक्ष दूर दूर। तो यहां पे जल जो होगा विरल माध्यम कहलाएगा, और ठोस जैसे कांच आप ले लिया तो कांच आपका क्या होगा? सघन माध्यम होगा। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो सघन है वो हमेशा सघन ही होगा। जैसे यहाँ पे देखो एक सिंप्लीफाई रूप से, जैसे यहाँ पे तुमने जल लिया, वाटर लिया, यहाँ पे कांच लिया, और यहाँ पे आपने कोई गैस ले लिया, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के सापेक्ष या ऑक्सीजन के सापेक्ष या नाइट्रोजन के सापेक्ष वाटर तो हमारा सघन होगा, लेकिन वाटर जो होगा वो कांच के सापेक्ष, ग्लास के सापेक्ष क्या हो गया? विरल हो गया। ठीक वैसे अगर ये कांच है और मैं हीरा ले लूं बच्चों, डायमंड, तो इसकी स्थिति क्या बनेगी? हीरा सबसे कठोर होता है और ये सबसे सघन भी होगा। 2.42 इसका अपवर्तनांक होता है निर्वात के सापेक्ष। तो ये जो कांच होगा वो विरल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? सघन।
तो इस तरह से ये पहले आपको जानना पड़ेगा कि जो मीडियम है वो कौन सा सघन है, कौन सा विरल है। तो मीडियम जो हुआ वो कितने प्रकार का, दो प्रकार का हुआ। एक आपका सघन माध्यम और दूसरा क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या होती है, हट जाती है। प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को ही हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन जो है हम लोगों को देखना था, तो हमने आपको पहले मीडियम बताया। मीडियम दो प्रकार के हो गए, एक आपका रेयर हुआ और एक दूसरा आपका डेंसर हो गया। कैसे जानेंगे कि रेयर है या डेंसर है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि जनरली रूप से आप सोचो जिसमें आप आसानी से चल सकते हो वो विरल होगा, और उसके सापेक्ष जिसमें थोड़ी कठिनाई से आप चलोगे तो वो क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। ये निश्चित नहीं है कि जो विरल है तो विरल ही रहेगा, वो किसी के सापेक्ष हो सकता है कि वो सघन हो। जैसे वायु और निर्वात ले लिया जाए तो वायु वहां पे सघन माध्यम का कार्य करेगा और निर्वात क्या हो जाएगा, विरल माध्यम का कार्य करेगा। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम, जैसे वायु से वो जल में प्रवेश करे, जैसे वायु से कांच में प्रवेश करे, या वायु से किसी गैस में प्रवेश करे, तो जैसे ही वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंट्री करती है, ठीक वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन नियम को हम लोग को देखना है। प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम होता है बच्चों। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में है। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट और नियम है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है। जैसे कि आपको मैंने दिखाया है कि इधर आपका वायु है 1, इधर सपोज कर लीजिए कांच है तो 2। अब ये आपका नॉर्मल हो गया अभिलंब, ये प्रकाश की किरण इसके ऊपर आई, आपतित हुई, और अपवर्तन के पश्चात चूंकि सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो अभिलंब की ओर क्या हो गई, झुक गई। ये कोण आपका आई था, ये कोण आपका आर हो गया। अब यहां से नियम क्या हो गया कि आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई बटे में अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर। यहाँ पे आपतन कोण आई है और आर जो है वो आपका अपवर्तन कोण है। क्या होगा, नियम तांक। इसे ही एक और नियम के नाम से जानते हैं बच्चों, याद रखना हमेशा, इसी को कहता है स्नेल का नियम। किसका नियम, स्नेल का नियम। क्या कहा गया कि किन्हीं दो माध्यम, तो दो माध्यम वायु और कांच हो गया, तथा एक ही रंग का प्रकाश हमने ले लिया, यहाँ पे ब्लू लाइट मैंने लिया है, और ब्लू लाइट इसके अंदर प्रवेश कर रहा है कांच में, तो एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत होता है। या इस सूत्र को थोड़ा सा और आप आगे बढ़ाओगे तो क्या लिख सकते हो कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन, या इसको लिख सकते हैं 1n2, या इसको लिख सकते हैं n2/n1। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है इस पॉइंट पे। 1n2 का अर्थ क्या हुआ,
पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम, इसको पढ़ेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी n हमारा क्या है, अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक की परिभाषा क्या हो सकती है? अगर आपसे कोई पूछे कि n क्या होगा, n किसे कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं वायु में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल को ही हम लोग कहते हैं, के अनुपात को ही हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। वहीं पे निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात अगर होगी बच्चों, जब हम निर्वात लेंगे, वायु के स्थान पे निर्वात ले लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे निरपेक्ष की बात हो रही है। अगर साइड न लिखा जाए तो इसका मतलब है कि निरपेक्ष के साथ, जैसे कह दिया जाए कि निरपेक्ष के सापेक्ष आपको अपवर्तनांक जल का कितना होता है, कांच का कितना होगा, हीरा का कितना होगा, ऐसे बर्फ का कितना होगा, तो ये ध्यान में आपको रखना है। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को हम लोग कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो यहां से आप देख सकते हो, इसको और भी अगर बढ़ाना चाहें तो लिख सकते हैं C/V। यहां से सूत्र बच्चों ध्यान में रखना आएगा, ज्यादा सवाल भी आएगा क्या कि n जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो C/V। यही तो हमने आपको परिभाषा दिया है कि किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो किसे कहेंगे, तो वायु में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही माध्यम का क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक कहलाएगा। जैसे देखिए निर्वात का अपवर्तनांक 1.00 होता है, वायु का कितना होता है 1.003 होता है, जल का कितना 1.33, कांच का कितना होता है 1.5, हीरा का कितना होता है 2.42 होता है। तो देखिए जैसे जैसे सघनता बढ़ती जा रही है उसका अपवर्तनांक बढ़ता जाता है। तो मैंने आपको बताया ना कि सभी लोग यही आपको बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। चर्चा करते हैं लोग कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में एंट्री करता है तो वह विलंब की ओर झुक जाती है। क्यों झुकती है उसका रीजन देखिए, यहां पे हम आपको बता रहे हैं। जैसे ये प्रकाश की किरण, सपोज करिए ये वायु है और ये जल है, ठीक है, ये N1 है और ये N2 है। अब ये जल में प्रवेश की तो इसके तरफ झुक गई, ये R हो गया और ये I हो गई। ये क्यों झुकी भाई? झुकने के पीछे रीजन क्या रहा, इसको हम कैसे जानेंगे? तो चलिए देखते हैं। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं, N2 बड़ा होगा ना N1 से। वायु का कितना है 1.0003, 1 ही लेते हैं, और इसका जल का कितना है 1.33। तो जाहिर सी बात है कि N2 बड़ा होगा N1 से, यानी कि N2 इज ग्रेटर देन N1, यानी हम कह सकते हैं N2 अपान N1 का मान 1 से बड़ा होगा। और चूंकि स्नेल के नियम से अभी आपने पढ़ा है क्या, स्नेल नियम से, क्या स्नेल नियम से बच्चों पढ़ा है आपने कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर N2/N1। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कि N2 अपान N1 का मान 1 से बड़ा है और N2/N1 किसके बराबर है, साइन आई अपॉन साइन आर के। तो जब इसका मान 1 से बड़ा है तो साइन आई अपॉन साइन आर का भी मान तो 1 से बड़ा होगा, इसलिए साइन आई अपॉन साइन आर इज ग्रेटर देन 1। या इसको और आप क्या लिख सकते हो कि साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर, ट्रांसफरिंग कर लिया। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं दोनों पक्षों से, तो आई इज ग्रेटर देन आर, यानी आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो अगर ये देखिए सपोज करिए कि ये सीधे निकलता तो हमसे ये कोण बराबर होते,
ये कोण और ये कोण तो बराबर होता है। अब इस कोण से हमको कम करना है, r का मान सदैव यहाँ पे इस कंडीशन के लिए r का मान i से छोटा होगा। जब i से छोटा होगा तो अगर सपोज करो ये 40 अंश है मान लेते हैं, तो 40 अंश से हमको कम करना है, 39, 38, 37, 35, 32, 33, 31 करना है, तो वो किरण क्या होगी इस साइड में खिसकेगी, जिसके कारण आर आपका कोण, यही कारण होता है आर छोटा हो गया। तो यही मुख्य रूप से कारण होता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह किधर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरा इसका पॉइंट आप देख सकते हो, कोई लड़का नहीं कहा है कि नहीं सघन से अगर हम विरल ले तो क्यों अभिलंब से दूर हट जाती है, तो उसका रीजन भी देख लीजिए। अब यहां पे देखो बच्चों कंडीशन क्या है, ये सपोज कर लीजिए जल हो गया, ये आपका वायु हो गया, ये आपका नॉर्मल हो गया। अब चलिए ये आपका आई किरण, ये आपका N1 हो गया और ये आपका N2 हो गया। यहां से अगर ये सेम होता, वही माध्यम होता तो प्रकाश की किरण ऐसे चली जाती। ये कोण तो आपका R सॉरी I। अब यहां से आपने देखिए जल का अपवर्तनांक और वायु का अपवर्तनांक, तो यहां पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि N1 बड़ा है N2 से, है कि नहीं, यानी हम कह सकते हैं कि 1 इज ग्रेटर देन N2 by N1, कह सकते हैं ना। और चूंकि स्नेल के नियम से क्या कहा गया है, स्नेल के नियम से क्या कहा गया बच्चों, कहा गया है कि साइन आई अपॉन आर, साइन आर इक्वल टू N1 अपॉन N2। अभी देखो बच्चों कि N2 अपॉन सॉरी यहाँ पे N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1 जो है, N2 अपॉन N1 जो है वह 1 से छोटा है, और यहाँ पे N2 अपॉन N1 किसके बराबर है, साइन आई अपॉन साइन आर के। यानी इस N2 अपॉन N1 के जगह पे हम लोग साइन आई अपॉन साइन आर तो लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग कर सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज लेस देन 1। यानी इसके कहने का अर्थ क्या हुआ बच्चों, तो उसको देखो, उसका कंडीशन क्या हुआ कि साइन आई इज लेस देन साइन आर के हो जाएगा, दोनों पक्षों से साइन को हटाओगे तो आई इज लेस देन आर, यानी आई का मान तुम जितना रखोगे उससे आर का मान अधिक ही होगा। अब देखिए ये आई है तो ये भी आई होगा, अब इससे अधिक को करना है तो हमको तो इधर बढ़ाना पड़ेगा किरण को आगे की तरफ। यही कारण होता है कि अब आर हमारा बड़ा हो जाएगा किससे, आई से। यही कारण होता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश का अपवर्तन हम लोगों को देखना है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि दो माध्यम ले लिया, एक वायु ले लिया है और एक कांच ले लिया। ये जो अपवर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं बच्चों, वह पृष्ठ जो दोनों माध्यमों को पृथक करता है, दोनों माध्यमों को क्या करता है, पृथक करता है कि इसके इस साइड आप हैं और इसके इस साइड आप हो, तो ऐसे पृष्ठ को ही हम लोग कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। अब ये आपका नॉर्मल हो गया, ये प्रकाश की किरण आ रही है, आपतन कोण आपका आई। अगर ये दूसरा माध्यम नहीं होता तो प्रकाश की किरण सीधे निकल जाती, परंतु दूसरा माध्यम क्या है, कांच, जिसके कारण यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो वायु के सापेक्ष क्या हुआ, कांच
सघन माध्यम हो गया। इस फिगर को देखने से यह स्पष्ट होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, और या हम कह सकते हैं जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। मैं बताऊंगा क्यों ये अभिलंब की ओर झुक जाता है, अभी थोड़ा सा रुकिए। अब यहाँ पे देखिए, कांच सघन माध्यम है और वायु आपका क्या है, विरल माध्यम। यहां से प्रकाश कांच से वायु में प्रवेश कर रही है, तो जैसे ही ये, अगर नीचे वायु नहीं होता बच्चों, तो ये अपने जिस मार्ग से आ रहा है उसी मार्ग से सीधे निकल जाता। परंतु हो क्या रहा है, यह जो अपवर्तित किरण है वह अभिलंब से दूर हटती चली जाती है। दोनों का यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, देखिए ये आपका विरल माध्यम है, फिर क्या हुआ, सघन माध्यम है, फिर क्या हुआ, विरल माध्यम है। तो वायु विरल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम में गया तो अभिलंब की ओर झुका, फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में गया तो क्या हुआ, अभिलंब से दूर हटा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला बच्चों, इससे ये निष्कर्ष निकला कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। यदि सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। एक और पॉइंट ध्यान में रखना बच्चों, इसमें आप कह सकते हो कि यदि कोई प्रकाश की किरण अभिलंबवत अपवर्तक पृष्ठ पर पड़े तो उसके मार्ग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर कोई प्रकाश की किरण है, ये यहाँ पे आपका क्या है, मान लीजिए कि वायु है और ये कांच है, और कोई प्रकाश की किरण अभिलंबवत इस पृष्ठ पर पड़ रही है, तो वह अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। कभी कभी हाई स्कूल में एक क्वेश्चन देता है बच्चों कि किसी अपवर्तक पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरण किस कोण पर आपतित हो कि वह बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाए। तो याद रखना, जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपवर्तक पृष्ठ पर अभिलंबवत पड़ती है तो वो सीधे निकल जाती है बिना अपने मार्ग से विचलित हुए। अच्छा, तो अपवर्तन की घटना में क्या परिवर्तन होता है और अपवर्तन की घटना किस कारण होती है, उसको हम लोग अभी देख रहे हैं। किस कारण अपवर्तन की घटना घटित होती है बच्चों, तो याद रखना अपवर्तन की घटना का कारण क्या है कि प्रकाश का चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना। अपवर्तन का कारण भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना। जैसे अगर आपको देखना है, फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि वायु में जो प्रकाश की चाल होगी या निर्वात में प्रकाश की चाल होगी उसको सी से लिखते हैं, किसी अन्य माध्यम में कहेगा तो उसको भी से लिखते हैं। तो
यहाँ पे वायु अगर में देखें तो प्रकाश की चाल होती है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वहीं पे बच्चों अगर आप जल में देखेंगे, वाटर में देखेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट होगी 2.25 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वहीं पे आप कांच में देखोगे तो प्रकाश की चाल होती है बच्चों 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होने के कारण अपवर्तन की घटना घटित होती है। और जब घटना घटित होती है तो क्या बदलाव आता है? तो पहले तो अपवर्तन की घटना में प्रकाश की चाल तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। और एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा बच्चों कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता? तो याद रखिएगा प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती, अपवर्तनांक भी नहीं बदलता है, आवृत्ति मुख्यतः वहां पे आपके सिलेबस में दिया रहेगा। क्या नहीं बदलता है? तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आवृत्ति। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। तो याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल और तरंगदैर्घ्य क्या होती है? बदल जाती है। अपवर्तन की घटना का कारण क्या होता है? तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है।